नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। दोस्तों अगेन सीरीज चल रही है ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज, जहां पर हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। सारे के सारे सेशंस आपको ऐसे ही में यहाँ पर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम आपके साथ इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में सीरीज को चला रहे हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हैं। डेट्स आपको मिल चुकी हैं, हम भी तैयार हैं। बिल्कुल बस लग जाइए अभी से ही तैयारी करने में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली मॉड्यूल बी रिस्क मैनेजमेंट है। पूरा का पूरा मॉड्यूल बी किससे रिलेटेड है? रिस्क मैनेजमेंट से। उसी में एक टॉपिक है कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क। 3 रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। बेसल ने इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है। तो आज हम कैपिटल चार्ज यानी कि क्रेडिट रिस्क के बिहाफ पर कितनी कैपिटल चार्ज करनी पड़ती है, अपने पास रखनी पड़ती है एज अ बफर। ठीक है, कैपिटल चार्ज का यहां पर मतलब क्या है? मतलब यहां पर बफर से है। इसी से बनती है रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, क्योंकि अगेन क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क के बिहाफ पर जितना कैपिटल चार्ज किया जाएगा उसी के आधार पर यहां पर एक बफर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क क्या है और किस तरीके से कैपिटल को चार्ज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। अगेन दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग हमारे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। अब ओवरव्यू समझ लीजिएगा। यहां पर हम स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के बिहाफ पर जब हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं तो क्रेडिट रिस्क, देखो क्रेडिट रिस्क क्या होता है समझ लीजिएगा। जब क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट। यानी कि ये वो रिस्क है जो सामने वाला डिफॉल्ट हो सकता है। क्रेडिट यानी कि जो उधार पैसा दिया गया है, जो बैलेंस है यहां पर उधार। अब बैंकों का काम ही एक क्रेडिट यानी कि लोन देना। तो लोन जब देंगे तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोन में डिफॉल्टर होंगे, यानी कि पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन्हीं से बचने के लिए सबसे पहले तो बात आती है कि क्रेडिट रिस्क में हमको जो क्रेडिट एसेस करनी है वो किसके आधार पर है? एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स। यानी कि आप देखते हो ना, आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपका क्या चेक करता है? बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। अब सिबिल याद रखिएगा, ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिबिल के अलावा और भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी रेटिंग को चेक करने का काम करती हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियन हो गया, एक्यूफैक्स हो गया, ऐसी कंपनियों की रेटिंग भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है। तो उन एजेंसीज के नाम यहां पर समझ लीजिएगा। ठीक है, जो फर्म्स की रेटिंग करने का काम करती हैं। डोमेस्टिक एजेंसीज और कॉर्पोरेट एक्सपोजर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिविजुअल एक्सपोजर के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जब लोन दिया जाता है तो एक्सटर्नल रेटिंग्स देखी जाती हैं। वो रेटिंग्स किसके द्वारा दी गई हो? चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे वो आईसीआरए हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो ब्रिक वर्क रेटिंग्स हो, या इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड हो, एसएमेरा हो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चाहे वो इन्फोमेरिक्स हो, वैल्यूएशन रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको जून 2017 में ऐड किया गया। तो ये सारी डोमेस्टिक यानी कि अपने इंडिया की हैं। इसमें जो सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया की वो है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे पुरानी। तो ये तो हो गया इनके द्वारा रेटिंग दी गई हो। और फिर बात आती है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है इंटरनेशनल एजेंसीज की भी रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटरनेशनल एजेंसीज कौन सी हैं जो इंडिया में बैंकों को रेटिंग देती हैं, मतलब इंडिया में कॉर्पोरेट्स को रेटिंग देने का काम करती हैं? वो है फिच है, मूडीज है और S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को अथराइज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये रेटिंग्स प्रोवाइड कर सकती, इनकी ही रेटिंग मान्य होती है। उसी के आधार पर जो यहां पर क्रेडिट है वो प्रोवाइड की जाती है। अब अगेन टाइप ऑफ क्लेम्स एंड एप्लीकेबल रिस्क वेट, किसके लिए कितना रिस्क वेट रखेंगे, तो किसको कितना उधार दिया गया है उसके आधार पर क्या रिस्क वेट रखेंगे समझिएगा। तो रिस्क वेट का मतलब क्या है? यहां पर रिस्क वेट का मतलब है परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर्स कंसीडर्ड रिस्की। यानी कि समझिएगा, मैंने 100 रुपए आपको दिए हैं लेकिन मुझे लग रहा है
₹50 तो वापस नहीं कर पाओगे। ₹50 वापस कर सकते हो, लेकिन ₹50 वापस नहीं कर पाओगे। तो जितना भी ₹100 का जो पोर्शन मुझे लगता है कि ये रिस्की है, वही पोर्शन क्या कहलाता है यहां पर? रिस्क वेट कहलाएगा। रिस्क वेट कहलाएगा, यूज्ड टू कैलकुलेट रिस्क वेटेड एसेट्स। और रिस्क वेट क्यों निकालना होता है? क्योंकि अगेन जिससे हम रिस्क वेटेड एसेट्स को जान सकें, और हायर रिस्क इक्वल टू हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क वेटेड एसेट्स इक्वल्स टू एक्सपोजर इनटू रिस्क वेट। जैसे रिस्क वेट इस पर बताया 50%, तो यानी कि अगेन समझ लीजिएगा, एक्सपोजर कितना है? ₹100 इंटू 50%, तो 50/100, ठीक है, ये हो जाएगा ₹10। सॉरी, 10 पचे 50, सॉरी, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर आपको बता पा रहा हूं। ठीक है, आप समझते हैं? यहां पर पहली बात है, अगर केंद्र सरकार को उधार दिया गया है, केंद्र सरकार ने कोई उधार लिया है, यानी कि क्लेम्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां क्लेम्स का मतलब क्या है? जब मैंने आपको कोई पैसे दिए हैं, तभी तो वो पैसे मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं। आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हो ना, क्लेम का मतलब आपका हक बनता है। आपसे ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो आप क्लेम करते हो। यहां पर क्लेम का मतलब वही है, जो पैसे मैंने दिए हैं हम क्लेम कर रहे हैं, हमको वापस मिले। तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी पैसा दिया गया है, तो यहां पर याद रखिएगा रिस्क वेट होता है 0% का, यानी कि किसी प्रकार का कोई रिस्क वेट नहीं है, 0 रिस्क वेट। एग्जाम्पल, अगर सरकार को ऋण दिया गया, वो भी केंद्र सरकार को 100 करोड़ रुपए का, तो अपने पास रिस्क वेटेड एसेट्स के रूप में एक भी रुपया रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सॉवरन गारंटी है, सरकार की गारंटी है, सरकार इसको वापस कर देगी। ठीक है। दूसरा, क्लेम्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट, सेम एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अब राज्य सरकारों की बात कर लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनकी बात, तो स्टेट गवर्नमेंट पर भी क्या होता है? 0% का क्लेम होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन आगे समझिएगा, अगला रिस्क वेट जो है, अगला रिस्क वेट है क्लेम्स ऑन आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दे रखे हैं, तो भी यहां पर क्या है? 0%। अपने पास कोई रिस्क वेट रखने की आवश्यकता नहीं होती आपको। फिर बात आती है क्लेम्स ऑन बैंक्स, यानी कि इंटर बैंक एक्सपोजर। आपस में जो बैंक एक दूसरे को उधार देते हैं, आपस में बनी है ना उनके लिए कॉल मनी मार्केट, आप लोग जानते होंगे कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट मैंने कराया हुआ है अपने सेशंस में। कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत कॉल मनी, ठीक है, जहां पर 24 घंटे के लिए आपस में लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं। कॉल मनी की बात कर लो, चाहे नोटिस मनी की बात कर लो, नोटिस मनी, ठीक है, 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक, 2 डे टू 14 डे, ठीक है, नोटिस मनी हो गया। फिर आता है यहाँ पर टर्म मनी, मोर देन 14 डेज, ठीक है, मोर देन 14 डेज। तो याद रखिएगा, ये इंटर बैंक मार्केट की बात हो रही है। तो एज पर आरबीआई बेसल 3 क्या है यहां पर? शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, अगर इनको आपने उधार दिया है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से मतलब क्या होता है? ऐसे बैंक जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड हैं, उनको शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों को अगर आपने उधार दिया है तो 20% रिस्क वेट रखना है। कोऑपरेटिव बैंक्स को दे रखा है तो वो 20 to 50% हो सकता है, डिपेंड ऑन रेटिंग्स। फॉरेन बैंक्स को दे रखा है तो जो भी उनकी रेटिंग है, उन रेटिंग के आधार पर आप रिस्क वेट रखोगे। एग्जाम्पल, लोन टू अनदर बैंक 50 करोड़, रिस्क वेट 20 करोड़, तो कितना रखना है अपने पास? 10 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? रिस्क वेटेड एसेट। इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक को दे रखा है तो भी 20 to 50% के बिहाफ पर है यहां पर। देन क्लेम्स ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? जैसे जैसे यहां पर समझ लीजिएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हम यहां पर भेल की बात कर रहे हैं, बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, देन ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एनटीपीसी की बात कर लो, कोई भी, ये सब पीएससी हैं। तो सेंट्रल और स्टेट पीएससी अगर हैं, यानी कि केंद्र सरकार की और
राज्य, अगेन केंद्र की या राज्य की अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं तो यहां पर रिस्क वेट कितना है, 100% रिस्क वेट है। और गवर्नमेंट गारंटीड पीएससीज हैं, वैसे सेंट्रल के स्टेट की पीएससीज हैं तो 100% रिस्क वेट है, लेकिन सरकार ने अगर गारंटी दे दी है इन पीएससीज की, तो जब सरकार की गारंटी मिल जाएगी तो सरकारी ही माना जाएगा। सॉवरन गारंटी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0% रिस्क वेट। फिर बात आती क्लेम्स ऑन कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स यानी कि यही अडानी अंबानी, अगर इनको दिया है तो इनकी रेटिंग देखते हैं। रेटेड कॉर्पोरेट्स, तो जो भी उनकी रेटिंग होगी उस रेटिंग के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और अगर कोई रेटिंग नहीं है उस कॉर्पोरेट की तो 100% का रिस्क वेट है। समझ रहे हो? अब सोचिए ऐसे लोगों को बैंक लोन देना चाहेगा? नहीं। यानी कि 100 करोड़ का लोन दे बैंक और 100 करोड़ ही अपने पास रखे रिस्क वेटेड एसेट्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन अब रेटिंग वाइज इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा कॉर्पोरेट्स में। ये कॉर्पोरेट्स की रेटिंग वाइज बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि रेटेड कॉर्पोरेट्स को एज पर रेटिंग दिया जा रहा है ना। तो अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो 20% रिस्क वेट है, डबल ए रेटिंग है तो 30%, ए रेटिंग है तो 50%, ट्रिपल बी रेटिंग है तो 100%, बिलो ट्रिपल बी रेटिंग है तो 150%, अनरेटेड है तो 100%। आई बात समझ में? ये रिस्क वेट्स हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग, कि जितनी जिसकी रेटिंग होगी उतना रिस्क वेट हम उसके बिहाफ पर मेंटेन करेंगे। अब आगे समझिएगा यहां पर रिटेल लोन्स। रिटेल का मतलब हम और आप लोग जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं उनकी बात करी जा रही है। इंक्लूड्स पर्सनल लोन्स, ठीक है, कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स यानी कि फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, इनके लिए जो लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड्स और स्मॉल बिजनेस लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन। यहां पर रिटेल पोर्टफोलियो में रिस्क वेट कितना रखना पड़ता है, 75%। यानी कि बैंकों को इंडिविजुअल को लोन देने में कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। रीजन कैपिटल चार्ज अपने पास ज्यादा रखना पड़ता है, जो रिस्क वेट है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। हाउसिंग लोन, लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू का मतलब कितना लोन दिया गया है। अगर अप टू 80% तक का लोन दिया गया है, यानी कि अगर घर की वैल्यू है, ठीक है, 1 करोड़ मान लीजिएगा, और लोन दिया गया है 80 लाख रुपए तक का, तो एलटीवी अगर 80% है तो रिस्क वेट कितना है, 35%। और लोन टू वैल्यू अगर अबव 80% है, 80% से ज्यादा है, तो है 50 to 75% हो सकता है। और अगर हाई रिस्क हाउसिंग है तो भाई 100% हाई रिस्क हाउसिंग। एलटीवी यानी कि लोन वही प्रॉपर्टी वैल्यू, एलटीवी लोन टू वैल्यू बताया ना, लोन की प्रॉपर्टी वैल्यू के आधार पर कितना लोन दिया गया है। फिर बात आती है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं ना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वो सब क्या है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स हैं। कॉमर्शियल यानी कि रेजिडेंशियल नहीं है, रहने के लिए नहीं है, व्यापार करने के उद्देश्य से कोई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स में आते हैं। यहां पर रिस्क वेट हो जाता है 100 to 150%। ठीक है, एग्जाम्पल मॉल है, ऑफिस है, होटल लोन्स है। फिर बात आती है क्लेम्स ऑन एनबीएफसीज या एचएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अगर दिया जा रहा है, रेटेड एनबीएफसीज है तो रेटिंग के आधार पर, और रेटिंग नहीं है तो 100% रिस्क वेट लगेगा, 100%। प्रियोरिटी सेक्टर लोन्स, प्रियोरिटी सेक्टर में आप जानते हो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एमएसएमई लोन है, हाउस एजुकेशन लोन है, इवन हाउसिंग लोन भी आता है, हाउसिंग लोन भी, ठीक है, लेकिन सारे नहीं, लिमिट्स में, ठीक है। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है यहाँ पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, वीकर सेक्शन भी आता है, वीकर सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन। देन एक्सपोर्ट क्रेडिट भी आता है। ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, और सारे बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर कितना देना होता है, ठीक है, एएनबीसी का 40%, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, ठीक है, ये जरूरी है। और जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको 75% देना होता है, समझिएगा। तो एग्रीकल्चर को दिया गया है तो 75 to 100% हो सकता है, ठीक है, एमएसएमई को दिया गया है तो भी 75 to 100% हो सकता है, और एजुकेशन लोन है तो 75% हो सकता है, 75%, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर।
अब प्रायोरिटी सेक्टर के बाद बात आती पास्ट ड्यू या एनपीए अकाउंट्स। ठीक है, पास्ट ड्यू पुराना कोई बकाया है, ठीक है, या अकाउंट्स एनपीए है, तो अगर ओवरड्यू 90 दिन से ज्यादा का हो गया है तभी हम उसको सब स्टैंडर्ड एसेट मान लेते हैं। और सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए कितना हो जाता है रिस्क वेट? 150%। सोचिए, ये तो तब रिस्क वेट रखना है, ये सारे रिस्क वेट तो तब रखने हैं जब आपने क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, अभी वो एनपीए नहीं हुए हैं, यानी कि प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलती जा रही हैं। लेकिन ये तब जब ओवरड्यू हो गया है मोर देन 90 डेज, 150%। फुल्ली सिक्योर्ड एनपीए है तो कितना यहां पर? 100%। फुल्ली सिक्योर्ड एनपीए है तो 100% है, यहां पर ध्यान रखिएगा। फुल्ली सिक्योर्ड यानी कि आपके पास बैकअप में सारी चीजें हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट में जैसे बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, यानी कि इन फ्यूचर अराइज होती हैं। अब बैंक गारंटी में एक्सपोजर तुरंत नहीं जाएगा, पैसा तुरंत नहीं गया हमारा, जब डिफॉल्ट करेगा तब बैंक ने गारंटी दी है, तब बैंक पेमेंट करेगा, अदरवाइज ये सब चलता रहता है, कंटिंजेंट है। तो इसके बिहाफ पर क्या करना है? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, सीसीएफ देखना होता है। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से गारंटी पर 100%, लेटर ऑफ क्रेडिट पर 20 to 100% और डेरिवेटिव्स पर एज पर मेच्योरिटी। एज पर मेच्योरिटी की डेरिवेटिव्स की मेच्योरिटी कब होनी है, यहां पर डेरिवेटिव्स की मेच्योरिटी। ठीक है, देन अप्लाई करना है स्टेप 2 रिस्क वेट। रिस्क वेट होगा एक्सपोजर इंटू क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर इंटू रिस्क वेट, इस तरीके से यहां पर निकाला जाता है सीसीएफ। देन अगर आपने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को दे रखा है तो भी याद रखिएगा रिस्क वेट क्या हो जाएगा? 0। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में कौन आते हैं? जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सब चीजें आती हैं, तो इनके लिए भी रिस्क वेट कितना है? यहाँ पर 0% है। अब क्लेम सिक्योर्ड बाई गोल्ड या डिपॉजिट, अगर गोल्ड लोन दिया है आपने, ठीक है, या डिपॉजिट के बिहाफ पर वो लोन सिक्योर्ड है, जैसे एफडी के अगेंस्ट में लोन मिल जाता है ना, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सिक्योर्ड बाई बैंक एफडी, तो 0%, क्योंकि बैंक एफडी में कोई रिस्क नहीं होता है। बैंक के पास जो एफडी है, आपको उस पर जो लोन मिलता है वो क्या मिलता है? आपको उस पर जो भी लोन मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना आपको पे करना है। समझ गए मेरी बात? देन सिक्योर्ड बाई गोल्ड 50% टू 100%, 50% टू 100%, 50 से 100% के बीच में यहां पर देना होता है, दैट्स इट, याद रखिएगा। ठीक है, 50 टू 100% सिक्योर्ड बाई गोल्ड अगर है तो। देन क्लेम्स ऑन इंडिविजुअल्स अदर देन रिटेल, इंडिविजुअल्स को क्लेम कर रहे हो अदर देन रिटेल, तो क्या होगा यहां पर? लार्ज पर्सनल लोन है तो 100%, लार्ज पर्सनल लोन यानी कि 100% आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो क्लेम्स ऑन इंडिविजुअल्स, लार्ज पर्सनल लोन 100%। ठीक है, देन अब ये आप देख लीजिएगा, एक समरी है यहां पर, क्विक समरी, जिसके आधार पर रिस्क वेट निकाला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, कॉर्पोरेट अनरेटेड, रिटेल लोन्स है, होम लोन्स है, एनबीएफसीज है यहां पर, एनपीएज है यहां पर, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, और अगेन यहां पर एमडीबीज है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, एमडीबीज का मतलब है। ये सारे के सारे रिस्क वेट हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, क्विक समरी भी दे दी है जिससे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगी, और इन पर न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशन में बनते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इतना ही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक और बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, पीडब्ल्यूबी फिजिक्स वाला पर आप आओगे, आप सिंपल ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, जैप कैप, जैसे ही जैप कैप पर आपको आएंगे आपको सारे ऑफर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आते ही आपको यहाँ पर सारे ऑफर्स दिख जाएंगे जैप कैप के। ठीक है, जैप कैप के, जस्ट अ मिनट, हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे CIB महापैक, हम लोग इसी को रिकमेंड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक होता है जहां पर सारे के सारे बैचेस कंप्लीट मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ बैचेस आपको CIB महापैक में मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर सकते, मतलब आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप इसमें जुड़ेंगे तो प्रीवियस बैचेस और इन फ्यूचर भी जो हम बैच लॉन्च करेंगे उन सबका एक्सेस इस बैच के माध्यम से आपको मिल जाता है, यानी कि बार बार बैच परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। ठीक है, ऑफर इस समय
69% डिस्काउंट अप्लाइड है, 24,999 का ये पड़ रहा है महापैक। हम लोग महापैक को ही रिकमेंड करते हैं हमेशा कि महापैक से ही आप लोग जुड़िए, क्योंकि महापैक से आप जुड़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी, समझ में आता रहेगा। मतलब बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी बस। अदरवाइज यहाँ पर सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी है 2.0। फाउंडेशन बैच में हम आपको यही जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सारे काम कर लोगे। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का बैच भी अवेलेबल है, एमसीक्यू बैच भी बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। तो महापैक वालों को तो कोई टेंशन नहीं होती है, इसीलिए महापैक 2 साल, 1 साल और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में आता है। तो उम्मीद करता हूं ठीक है जाकर के आप एक्सप्लोर करेंगे और आप जुड़िए हमसे हमारे महापैक में, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर क्लासेस कराई जाती हैं। तो थैंक यू, हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में।